गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है, हु आर पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड हु गेट्स बेनिफिट ऑन वी यूजिंग इट फ्रिक्वेंटली। जितने जल्दी हम यूज़ करते हैं तो इससे फ़ायदा किसको होता है, क्या हमको फ़ायदा होता है और किसी और को फ़ायदा होता है। एंड हाउ कैन वी अवॉइड लॉसेस एंड गेट बेनिफिट ऑफ इट। हम कैसे अपना लॉस कम कर सकते हैं और कैसे हम इसे और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड? तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का पेमेंट का माध्यम है। जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई चीज़ बेचते हैं, मतलब पैसे का लेन देन करते हैं, तो एक तो कैश मोड हो गया फिजिकली, और एक होता है डिजिटल मोड। तो डिजिटल मोड में ये एक तरह का प्लास्टिक मनी, इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड, अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड वर्क कैसे करता है। तो क्रेडिट कार्ड वर्क करने के लिए यहाँ पे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे होता है ये समझ लेते हैं कि हाउ ट्रांजैक्शन वर्क्स। तो ट्रांजैक्शन कैसे होता है कि सपोज आपका एक बैंक अकाउंट है जो कि आप किसी बैंक में खुलवाएंगे, मान लीजिए वो पीएनबी है, और आप किसी अकाउंट में भेजना चाहते हैं पैसा, या फिर कहीं कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो मान लीजिए वो किसी को भी कुछ भी खरीदे, आप कपड़े की दुकान में क्लॉथ्स खरीदे, ठीक है। तो जब आप क्लॉथ्स खरीद रहे हैं तो वहाँ पे एक पॉस मशीन होगा। पॉस मशीन के थ्रू आप वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड, जब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपको पिन मांगेगा और आप पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट तो यहीं से काम करता है कि जब आप यहाँ पे पेमेंट के लिए अपना कार्ड नंबर डालेंगे, तो ये पॉस मशीन ये रिक्वेस्ट भेजेगा आपके बैंक अकाउंट को, आपके बैंक में ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं और आपके खाते से पैसे कटे और यहाँ पे आके इनको मिले। तो जब आपके बैंक से पैसे ये कट जाएंगे तो यहाँ पे आके पॉस मशीन में, यानी ये जो आपका सेलर है इसके अकाउंट में आएंगे। तो यहीं पे रोल आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स का, जो कि हम लोगों का थर्ड टॉपिक है, पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स वो होते हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में सहायक होते हैं। ये जो साइकिल चल रहा है ऐसे करके, यहाँ से आप पहले आप कार्ड डालते हैं, फिर यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर आपके यहाँ से ऐसे पेमेंट आएगा। तो यहीं पे रोल आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स का। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स वो होते हैं जो आप पेमेंट करेंगे तो ये तो तुरंत इसके खाते में नहीं आएगा। तो यहीं पे रोल आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स का, जो कि आपके भेजे हुए पैसे को कम से कम 1 से 2 दिन वर्किंग डेज अपने पास रखता है क्लियरेंस के लिए। अब यहाँ से ये देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आया ये पॉस मशीन भेजा है, न कि इनका बैंक। अब आपका सेलर का अकाउंट एसबीआई में हो सकता है, आईसीआईसीआई में हो सकता है, किसी भी बैंक में हो सकता है, एचडीएफसी में हो सकता है। तो वो बैंक के थ्रू, उस बैंक ने उसको रिक्वेस्ट नहीं भेजा आपके बैंक को, बल्कि ये पॉस मशीन जिस कंपनी का, जिस पेमेंट एग्रीगेटर का ये पॉस मशीन होगा, सपोज वीज़ा का हो, मास्टर कार्ड का हो, रुपे का हो, जिस पेमेंट एग्रीगेटर का ये पॉस मशीन होगा, उस पॉस मशीन के थ्रू इसको रिक्वेस्ट गया और यहाँ पे रिक्वेस्ट गया और तब यहाँ से आपका पैसा कटा। और जब पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा पेमेंट एग्रीगेटर्स के पास। पेमेंट एग्रीगेटर्स उसको क्लियरेंस के लिए कि किसके अकाउंट से रिक्वेस्ट गया है। अब ये पॉस मशीन किसको अलॉट हुआ है,
आपके सेलर को, आपका सेलर का बैंक अकाउंट कहाँ पे है, तो HDFC में है, ICICI में है, SBI में है, या फिर किसी और बैंक में है। तो वहाँ पे अब ये अपने डेटा में देखेगा पेमेंट एग्रीगेटर, और तब जाके उनका क्लियरेंस करेगा अपना कमीशन काट के। जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो वो ट्रांजैक्शन होने के बाद जो मर्चेंट होता है, जो कि सेलर होता है, उसी को मर्चेंट कहते हैं। मर्चेंट आईडी पे उनका कमीशन कटता है। वो हो सकता है कमीशन 100 रुपये में 50 पैसे, 50 पैसे या फिर 1.5 रुपये के आसपास कमीशन कटता है। और भी मेंटेनेंस चार्जेस और कई तरह के चार्जेस होते हैं, तो कुल मिलाकर उनको करीब करीब 3% मैक्सिमम पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या घाटा है और हमारा फायदा क्या है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा तो उठा रहे हैं हमारा, जो हमारा सेलर है वो हमसे कमा रहा है, जो हमारा बैंक है जो हमको क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो हमसे इंटरेस्ट के थ्रू कमा रहा है, ठीक है, वो हमसे इंटरेस्ट के थ्रू कमा रहा है। और जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो हमसे कमा रहा है। हु आर बेनिफिटिंग विथ अस? दीज 3 people. First is our bank, second is our seller, and third is the payment aggregator. The payment aggregator. Now, how can we avoid our losses and get benefit of it? तो यहाँ से हम लोग अपना लॉस कैसे कम कर सकते हैं, इससे हमारा घाटा ही ना हो रहा है। तो यहाँ पे रोल आता है हमारे समझदारी का। जब हम लोग कुछ भी खरीदें तो इम्पल्स बाइंग में न खरीदें। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस पे देखते हैं कि कोई भी फ़ोन आया, नया लॉन्च फ़ोन नया लॉन्च हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नया लॉन्च हुआ, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे ही ये लोग ये वाला ऑफ़र लगाते हैं कि HDFC का अगर आप क्रेडिट कार्ड लिए तो आपको 1,500 का छूट मिलेगा, ICICI का आप क्रेडिट कार्ड लाए तो आपको इतने का छूट मिलेगा, 20% ऑफ, 15% ऑफ, 8% ऑफ, 50% ऑफ, बिग बिलियन डेज, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो इनमें हमारा क्या लॉस है? हमको तो फायदा ही हो रहा है। तो फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा एक टाइम का हो रहा है। अगर हम लोग इम्पल्स बाइंग में आके जो हमारे पास सेविंग्स है, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी हमारे खाते में है, जो सेविंग्स है, इम्पल्स बाइंग में कि अरे इतने का छूट मिल रहा है, कहीं छूट न जाए, कहीं ऑफर चला न जाए, ये इम्पल्स बाइंग है। मतलब जल्दी जल्दी हड़बड़ी में हम लोग खरीदेंगे, ना कुछ सोचेंगे, ना समझेंगे कि अभी क्रेडिट कार्ड, मेरे बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो हमको कितने का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, कितने का लिमिट है, कहीं मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा नहीं ना दिए, कहीं कोई सीक्रेट चार्जेस तो नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग इम्पल्स बाइंग में खरीद लेंगे, और जब हम खरीदेंगे तो वो लोग हमारा कार्ड नंबर सेव कर लेंगे। अब जब सेव कर लिए तो अब हम नया गेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बार बार हम लोग को नोटिफिकेशन। अब कोई भी बिग बिलियन डेज नहीं चल रहा है, एकदम ऑफ सीजन है, फिर भी हम लोगों को नए नए ऑफर आएंगे कि आप ये वाला कार्ड यूज़ कीजिए और 200 रुपये 300 रुपये बचा लीजिए। 200-300 रुपये बचाने के लिए जब वो लोग 20% ऑफ देते हैं ना, तो 20% ऑफ देने के लिए 20% कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, और तब वहाँ से 20% ऑफ देते हैं। तो जब आप ऑफ सीजन में भी लें, ऑन सीजन में भी लें, सामान आपको उतने का ही पड़ेगा। सपोज अगर 100 रुपये की चीज़ है और आपको बोला जा रहा है कि आपको इस पे फ्लैट 20% ऑफ है, ठीक है, फ्लैट 20% ऑफ है। 20% ऑफ के हिसाब से आपको ये सामान पड़ा 80 रुपये का, ठीक है, 80 रुपये का। लेकिन असल में अभी बिग बिलियन डेज चल रहा है या फिर कोई ऑफर का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तब ये 80 रुपये का है। और वही आप ऑफ सीजन में जब इनके वेबसाइट पे कोई चेक इन भी करने नहीं जा रहा है, कोई नॉर्मली लुकआउट भी नहीं कर रहा है, कोई स्क्रॉल भी नहीं कर रहा है,
उस टाइम पे जब ट्रैफिक नहीं है उस टाइम पे इन लोगों का रेट गिर जाता है। उस टाइम पे यही चीज कहीं 60 का मिल रहा हो, कहीं यही लोग 60 का बेच रहे हो, कहीं 80 का बेच रहे हो, कहीं वही चीज बेच रहे हैं। लेकिन जब ऑफर निकालना हो तो उस टाइम 20%, 100 में पहले 20% ऐड करेंगे, देन ऑफर निकालेंगे कि 20% ऑफ। ऐसे ये लोग काम करते हैं। पहले इसमें जोड़ेंगे वही 20%, 25% और इसको पूरा एमआरपी प्राइस पे करेंगे, पूरा एमआरपी प्राइस पे करेंगे और तब आपको यही चीज डिस्काउंट बोल के, वही 20% डिस्काउंट बोल के आपको चिपका देंगे। अब यहीं पे हम लोगों की समझदारी आती है। अगर हम नॉर्मल एक कस्टमर हैं और हमको सच में फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, सच में टैब की रिक्वायरमेंट है, सच में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ही हम उसको खरीदें। और ख़रीदें क्रेडिट कार्ड से खरीदें, सारे डिस्काउंट कूपन्स यूज़ कर लें। यूज़ करने के बाद भी हम लोगों को जल्द से जल्द मम्मी से लेके, पापा से लेके, दोस्त से लेके, भाई बहन से, किसी से लेके पहले उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। अगर 1 महीने की लिमिट दी है, 1 मंथ की लिमिट दी है आपको कि 1 मंथ तक आप यूज़ कीजिए, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कुछ नहीं लगेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीना तक रुकेंगे। 1 महीना तक रुकने से अच्छा है कि किसी और से कैश लेके अकाउंट में डलवाएं और उसका पेमेंट करें। किसी और से लेके पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें, क्योंकि अगर 1 महीने के बाद आप पेमेंट करेंगे, 1 महीना चूक गए, 1 महीना 1 दिन हो गया, तो आपको फ्लैट 30% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्लैट 30% और मोर, 30% और मोर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कभी 35%, 33%, 32%, 36%, ऐसे करके आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, या फिर कोई आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिस्टिक है कि अभी मुझे मौका मिला है, 2-3 हज़ार ऐसे एक फ़ोन पे बच रहा है, तो अगर आपके पास पैसे हैं 40-50 कितने भी, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोजिए। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अवेल कीजिए, सारे डिस्काउंट कूपन्स अवेल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पे माल मंगाइए, ऑफ सीजन में उसको एमआरपी प्राइस पे आराम से निकालिए। एमआरपी प्राइस पे आप निकालेंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट कमाएंगे। अगर एक फ़ोन पे आप 2-3 हज़ार रुपया भी बचा लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो आप प्रॉफिटेबल है। और उस टाइम पे आप प्रॉफिट कमाए, तो प्रॉफिट जब आप कमाएंगे तो आप इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। अब सपोज मान लीजिए 50,000 की आपकी लिमिट है, 50,000 की लिमिट है, और इस पे 30% का आपको इंटरेस्ट लगा। ठीक है, साल का लगेगा, सपोज मानिए 36%। ठीक है, मंथली 3% का हिसाब पड़ रहा है फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने के लिए आपको 36% का हिसाब पड़ा 50,000 पे। 12 महीने के लिए आपको 36% का इंटरेस्ट पड़ा, उसको आप ईएमआई पे कर दीजिए कि हम 12 महीने में चुकाएंगे। आराम से आप अपना फ़ोन बेचिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचिए, जो सामान आप बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कीजिए क्रेडिट कार्ड को। और बिजनेस पर्पस के लिए आप जो भी इसको करें, जो भी आपको पेनल्टी लगे, इंटरेस्ट लगे, जब आप कमाएंगे तो पेमेंट भी कर देंगे, तो उस हिसाब से इसको बिजनेस पर्पस के लिए कन्वर्ट कर दीजिए, ना कि पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस के लिए तभी करें जब आपके पास सफिशिएंट फंड हो, सफिशिएंट पैसा हो। सेविंग्स को एकदम नील करके कुछ भी इम्पल्स बाइंग में ना ट्रैप फंसिए, ट्रैप में कभी नहीं आइए।
अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।